स्टार्ट करें, तैयार हो कॉपी पेन लेके? ओके, सो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कितने तरह के होते हैं? सबसे पहला सवाल तो यही आता है। सो कितने तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं? तो दो तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं। मैं आपको यहां लिख के बताता हूं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दो तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं, और वैसे अगर पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखोगे तो उसको तीन पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है। पहला है गैल्वेनिक सेल, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और तीसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो ये तीन पोर्शन है। सेल कितने तरह के होते हैं? मात्र दो तरह के होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरह के होते हैं। पहला वो जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये तो मालूम है। दूसरा वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, दूसरा होता है। पहला वो जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, दूसरा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? गैल्वेनिक सेल। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? गैल्वेनिक सेल। इसमें आपका इनपुट क्या होता है? ये जो इधर लिखा है वो है इनपुट, और यहां पर क्या मिलता है आपको? आउटपुट। केमिकल इनपुट होता है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट होता है, इसको गैल्वेनिक सेल कहते हैं। लेकिन दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल इनपुट एंड केमिकल आउटपुट, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। इज दिस क्लियर? सबको समझ में आ गया? सो देयर इज अ गैल्वेनिक सेल एंड देयर इज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इन दिस केस दिस इज योर इनपुट एंड दिस वन इज योर आउटपुट। अब इनको बोलते क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। ये गैल्वेनिक सेल है, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। अब आप ध्यान से देखो, यहां पर केमिकल इनपुट है लेकिन इलेक्ट्रिकल आउटपुट है। तो इन दैट केस यहां पर जो केमिकल रिएक्शन होती है वो कैसी होती है? स्पॉन्टेनियस, यानी कि अपने आप होती है। यहां पर जो केमिकल रिएक्शन है, जरा ध्यान से देखिए, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है। यहां जो केमिकल रिएक्शन होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है, जबकि यहां पर ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, और तीसरा पॉइंट क्या है? यहां पर जो केमिकल रिएक्शन होती है वो केमिकल रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, अपने आप नहीं होती। ऐसा मुझे कैसे पता? क्योंकि यहां पर आपको इनपुट देना पड़ रहा है, इलेक्ट्रिकल इनपुट, इलेक्ट्रिसिटी जो आप खुद मेहनत से पैदा करते हो। समझ में आया? तो ये आपको अंदर देनी पड़ रही है। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। सो ह्यूमन जब इनपुट देता है तो उसको लॉस है। तो जब आप इनपुट देते हो इसका मतलब ये अपने आप तो नहीं हो रही, इसके लिए आप लोगों को इलेक्ट्रिकल इनपुट देना पड़ रहा है। That's why this is non-spontaneous। ये spontaneous क्यों है? क्योंकि यहां पर कोई इलेक्ट्रिकल इनपुट नहीं है और इंसान के काम की चीज बाहर निकल रही है। समझ में आ गया? तो इंसान के काम की चीज यहां बाहर निकल रही है, दैट इज इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिल रहा है यहां पर जो हमें चाहिए। तो ये हमारे लिए स्पॉन्टेनियस है, अपने आप होने वाली रिएक्शन। सबको समझ में आ गया? चौथा पॉइंट क्या है? जब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है तो थर्मोडायनेमिकली डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव। जिस भी केमिकल रिएक्शन, जो भी केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है उसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। थर्मोडायनामिक में तुमने पढ़ा होगा। जबकि यहां पर रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है तो यहां पर डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये चार पॉइंट तो आप में से सारे बच्चों को पता होने चाहिए। क्लियर है? पांचवें पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहां पर पांचवा पॉइंट ये है कि जो एनोड और जो कैथोड होता है, समझ में आया? वो अलग अलग डिफरेंट कंटेनर में होता है। डिफरेंट कंटेनर में एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोड को डिफरेंट कंटेनर में डाला जाता है। अभी दिखाऊंगा आपको। जबकि यहां पर क्या होता है? एनोड और कैथोड दोनों ही सेम कंटेनर में होता है। ये तो जानते हो कंटेनर का क्या मतलब है? चलो मैं दिखा देता हूं। मतलब समझो, आप लोगों को याद होगा इतना तो जिसने पढ़ा हुआ है। अगर आपको गैल्वेनिक सेल बनाना है तो क्या करना पड़ता है? छोटा सा यहां बनाऊंगा, देखो। आपको एक यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में एक कंटेनर लेना होता है, राइट हैंड साइड में कंटेनर लेना होता है। इसमें आप जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें आप क्या डालते हो? एनोड। राइट हैंड साइड में कैथोड। बीच में आप इसको जोड़ते हो इस तरह से। याद है तुम लोगों को कि नहीं याद है? बीच में से आप इसको ऐसे करके जोड़ते हो, ठीक है, लोड लगा के। और यहां पर तुम लोग क्या करते हो? इन दोनों को कनेक्ट करते हो सोल्ट ब्रिज से। याद है? याद है या नहीं याद है? सोल्ट ब्रिज से कनेक्ट करते हो। तो यहां पर अलग अलग कंटेनर में एनोड और कैथोड को डाला जाता है। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आप सेम कंटेनर के अंदर एनोड और कैथोड को डालते हो। सेम कंटेनर के अंदर आप एनोड और कैथोड को डालते हो। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और यहां पर आउटपुट, यहां पर बैटरी कनेक्ट की जाती है। इनपुट में आपको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है। तो यहां पर जो एनोड और कैथोड होता है वो अलग अलग कंटेनर में होता है, जबकि यहां पर एनोड और कैथोड दोनों सेम ही कंटेनर में होता है। समझ में आ गया? छठा पॉइंट जो मैं आपको यहां पर लिखने जा रहा हूं, अब यहां पर कौन एनोड है और कौन कैथोड है, पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा होता है और नेगेटिव टर्मिनल कौन सा होता है, ये बहुत कम बच्चों को पता होता है। सो इसके लिए यहां पर जो वर्ड है वो आपको याद रखना है, दैट इज LOAN, लोन। मैंने पढ़ाई में लोन लिया था, एजुकेशन में मैंने लोन लिया था। क्या तुमने कभी लोन लिया? मैं तुमसे सवाल बड़ा इंटरेस्टिंगली पूछता हूं, हे क्या तुमने कभी लोन लिया? मैंने भी लिया। इसे ऐसे करके याद होगा। तुम लोग बताओ मुझे, तुम में से किस किस ने लोन लिया है कभी? तुम्हारे पापा ने लिया होगा, कभी तो लिया होगा। है? क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया? मैंने भी किया। क्या तुमने किसी से उधार लिया? मैंने भी लिया। सो देयर इज अ वर्ड कॉल्ड लोन। समझ में आया? लोन समझते हो क्या बच्चे? समझते हो कि नहीं समझते हो? नहीं लिया, उधार नहीं लिया तुमने कभी? उधार लिया होगा कभी कभी। तो ये लोन का मतलब क्या है जरा समझो। है ना? ए बसंती, इतना गंदा डायलॉग बोला, इसको शोले से जोड़ दिया लोगों ने। Somebody is writing, ए बसंती तुमने कभी किसी से लोन लिया? चलो देखो इधर आओ। तो फाइनली जरा ध्यान से इसको चेक करना। व्हाट आई एम सेइंग इज, लोन का मतलब क्या है? इधर वर्ड याद रखोगे लोन, तो उधर उल्टा कर देना उसका, जस्ट अपोजिट। ओके, तो मैं आपको समझाता हूं। यहां पर लोन से आपको कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें मिलने वाली हैं।
उल्टा ऐसे नहीं कर रहा, दिमाग लगाना है। यहां पर एक वर्ड है लोन, लोन का मतलब समझो। अगर आपको लोन वर्ड याद है तो आप लोगों को क्या चीजें याद हो रही है? एल का मतलब होता है लेफ्ट साइड, क्या होता है? लेफ्ट साइड। ओ का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, लेफ्ट साइड में जो कंटेनर है वहां ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। ए का मतलब है एनोड, उसे हम एनोड कहेंगे। अब बताओ ये लेफ्ट साइड थी, ये राइट साइड थी। लेफ्ट साइड में जो ये जो दिख रहा है आपको, इसको क्या बोलेंगे? एनोड। तो राइट साइड में जो दिख रहा है आपको, उसको क्या बोलेंगे? कैथोड। सबको समझ में आ गया? क्लियर है? उसके बाद एन का क्या मतलब है? एन का मतलब होता है नेगेटिव। इसका मतलब जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में जो आपके पास ये जो इलेक्ट्रोड दिख रहा है वो कैसा होगा? नेगेटिव। तो राइट हैंड साइड में जो दिख रहा है वो कैसा होगा? पॉजिटिव। तो यहां पर देखो एनोड नेगेटिव टर्मिनल होता है और कैथोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है। इसका जस्ट उल्टा यहां करना है। यहां पर छठे पॉइंट में क्या लिखोगे? यहां पर एनोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है जबकि कैथोड नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना, ये तुम्हारे पास क्या है? एनोड। ये जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको क्या बोलते हैं? कैथोड। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत कम बच्चों को पता होती है। समझो जो मैं बोल रहा हूं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किस किस को समझ में आ गया? या अल्लाह वल्लाह समझ में आया? किस किस को समझ में आ गया? राइट ऑन साइड। किस किस को याद हो गया? तो मैं लोन से क्या कहना चाह रहा हूं, लोन में जो ए है वो एनोड है जिसपे ऑक्सीडेशन होता है, वो लेफ्ट हैंड साइड में होता है और वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो एनोड नेगेटिव होता है जबकि यहां पर एनोड पॉजिटिव होता है। इज दिस क्लियर? यही सबसे बड़ा फर्क है इन दोनों में। सबको समझ में आ गया? यहां पर एनोड नेगेटिव होता है, यहां पर एनोड पॉजिटिव होता है। तो जो बच्चे शुरू से ऐसा पढ़ते हैं कि एनोड माने नेगेटिव, नहीं, वो डिपेंड करता है कि सेल कौन सा है। एनोड नेगेटिव होता है गैल्वेनिक सेल के लिए और एनोड पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए। इज दिस क्लियर? आपको पता होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो पॉजिटिव टर्मिनल से उसे क्या बोलते हैं? एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल से कैथोड। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट होता है यहां पे। यहां पर एनोड को क्या बोला जाता है? नेगेटिव टर्मिनल, और कैथोड को क्या बोला जाता है? पॉजिटिव टर्मिनल। दोनों में फर्क है। तो दिस इज द वर्किंग डिफरेंस बिटवीन द गैल्वेनिक सेल एंड द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। समझ में आ गया? किस किस को ये सारे पॉइंट याद हो गए? किस किस को ये सारे 6 के 6 पॉइंट याद हो गए? बोले कि यस सर हमें याद हो गए। किस किस को 6 के 6 पॉइंट याद हो गए? मैं पूछ रहा हूं, चैट सेक्शन में आंसर करके बताओ। दोस्तों क्या तुम्हें 6 पॉइंट याद हो गए? मुझे भी हो गए। मैंने तो लिखे ही हैं। ठीक है, चमकला चमकला चमकीला चमकीला, समझ में आ गया सब लोगों को? बढ़िया। अब हम चलते और आगे। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक सेल एंड दी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सबको क्लियर है? बहुत है, बढ़िया। तो अगर आपको ये ना ये छोटी छोटी बेसिक भी पता है ना, तो आपका ना नीट का पेपर बड़े आसानी से निकल जाएगा यार। बच्चों को ना बेसिक भी नहीं पता होता है, ये सबसे बड़ा दुख की बात यही होती है। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक को बोलते हैं गैल्वेनिक सेल जिसको वोल्टाइक सेल भी कहते हैं, दूसरे को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, मैंने आपको बताया था। फिर आप चलो यहां पर ये देखो, ये गैल्वेनिक सेल है। क्या खास बात है इसकी? आपने लेफ्ट हैंड साइड में कंटेनर लिया, राइट हैंड साइड में कंटेनर लिया, लेफ्ट हैंड साइड में एनोड डाला, राइट हैंड साइड में कैथोड डाला। यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इधर से मूव करते हैं, यहां आते हैं। याद है? ये सोल्ट ब्रिज है, सबको पता होगा। सो ये आपका पूरा सेटअप होता है गैल्वेनिक सेल का। ये तो तुम्हें पता है, अलग अलग कंटेनर में एनोड और कैथोड को रखा जाता है। ये लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड है, सोल्ट ब्रिज है, और इस सर्किट से केमिकल इनपुट है बट इलेक्ट्रिकल आउटपुट आपको मिलता है। ठीक है, अगर आप यहां पर देखो केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल आउटपुट आपको मिलता है, मैंने आपको बता दिया। अगर आप दूसरी तरफ देखोगे तो यहां पर इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? यहां पर 2 कटोरे लिए, यहां पर एक कटोरे में काम चल गया। सो देयर इज अ वन कंटेनर ओनली इन विच यू विल पुट एनोड एंड द कैथोड। पॉजिटिव टर्मिनल इज कॉल्ड एनोड और नेगेटिव टर्मिनल कैथोड। अब एक बात बताऊं, गजब की बात बताऊंगा, क्या तुम लोग तैयार हो? मैं बता दूं तुम्हें क्या बात। चलो देखो, आपसे अगर कोई पूछ ले इन फ्यूचर, इफ समबडी विल आस्क यू व्हाट इज एनोड एंड व्हाट इज कैथोड, नो यू डोंट हैव टू से कि एनोड, इसको कभी भी चार्ज के हिसाब से मत बताने का, क्योंकि एनोड और कैथोड चार्ज के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। तो कैसे बताओगे तुम एनोड क्या होता है? क्या आप आंसर कर सकते हो? आई एम आस्किंग अ सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज एनोड? सो कैन यू प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन? कम ऑन डूड, राइट इट डाउन राइट नाउ। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि ये बता सकते हैं कि एनोड एक्चुअली होता क्या है? कैन यू प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट इज एनोड? आई एम आस्किंग अ सिंपल क्वेश्चन, राइट इट डाउन ओवर हियर, कम ऑन। ऐसे बहुत बढ़िया यार, तुम बिल्कुल चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस दे रहे हो तुम लोग, है ना? सो अमेजिंगली 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 अमेजिंग हो तुम लोग, बहुत ही बढ़िया। सो मैं आपको बताता हूं यहां पे। तो देखो यहां पर क्या होता है, बार बार ये क्यों खुल रहा है? तो आपको समझाता हूं, आज के बाद तुम कभी नहीं भूलोगे, नहीं भूलोगे ना? आज के बाद तुम्हें हमेशा याद रहेगा। बहुत है बढ़िया, बहुत है बढ़िया, सारे बच्चों ने लिख डाला है। तो मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली अगर आपको अगली बार से कोई पूछे कि एनोड क्या होता है, डोंट से कि ये नेगेटिव टर्मिनल होता है या फिर डोंट से ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है। दैट डिपेंड्स कि आपका सेल कौन सा है। समझ में आया? तो वो गलत है। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि क्या होता है एनोड, मेरे प्यारे बच्चों, एनोड वो टर्मिनल है जहां पर ऑक्सीडेशन होता है। ये इसकी पेट डेफिनेशन है। जहां जिस टर्मिनल पर ऑक्सीडेशन होता है उसे एनोड कहते हैं। तो कैथोड किसे कहते हैं? कैथोड वो टर्मिनल होता है जहां पर रिडक्शन होता है। ये प्योर डेफिनेशंस हैं और एकदम 100% करेक्ट डेफिनेशंस हैं, 100% करेक्ट डेफिनेशंस हैं। बहुत कम बच्चों को पता होती है ये सब चीजें। एनोड वो टर्मिनल है जहां ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड वो टर्मिनल है जहां रिडक्शन होता है। सबको समझ में आ गया? बल्ले बल्ले, कमाल कर दिया तुम लोगों ने। तो अब आप चेक करो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। तो यहां पर मैंने इसको एनोड क्यों बोला? क्योंकि पक्का यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैसे?
आपको पता होगा कि यहां पर ये जो आपको दिख रहा है रोड वो जिंक का है, अंदर जिंक का ही सॉल्यूशन भरा हुआ है, ZnSO4 का सॉल्यूशन भरा हुआ है, तो आपको पता होगा, है ना। तो यहां पर क्या होता है पता है, सबसे पहले जो जिंक है बेसिकली वो क्या करता है, Zn+2 में अपने आप को कन्वर्ट करता है और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। यही 2 इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करते हुए यहां आते हैं, तो इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इसलिए इसको क्या बोला, एनोड। समझ में आ गया। अब आ जाओ यहां पर भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, हमें कैसे पता। मान लो कि यहां पर जरा आप चेक करना, मैंने NaCl डाला, क्या डाला, NaCl, तो NaCl में क्या होता है, Na+ और क्या होता है, Cl-। तो आप लोग मुझे बताइए कि Cl- कहां पे मूव करेगा, पक्का पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो आपको पता है कि Cl- पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करके करेगा क्या, ये Cl- यहां पर हाफ Cl2 में कन्वर्ट होगा और 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन का जो रिलीज दिख रहा है दैट इज डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जानते हो ना ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जानते हो ना, यस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहां पर आप ऑक्सीडेशन की अगर डेफिनेशन पूछोगे तो यही केमिकल रिएक्शन वहां पर हो रही है, इसलिए इसको एनोड बोला है। इज दिस क्लियर, बहुत है बढ़िया, तो तुम समझ गए होगे, सबको समझ में आ गया, बल्ले बल्ले। तो बस यही छोटी छोटी चीजें अगर आप ध्यान से पकड़ लोगे तो आप कभी गलती नहीं करोगे। अब जहां देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, बहुत है बढ़िया। एग्जांपल्स ऑफ गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल है डैनियल सेल। किस किस को डैनियल सेल आता है, कौन बोला डैनियल सेल आएगा, किस किस को डैनियल सेल आता है, आई विल टेल यू द डैनियल सेल। तैयार हो तुम लोग, मैं डैनियल सेल दिखाता हूं तुम्हें। सो डैनियल सेल अभी थोड़ी देर पहले देखा ही था तुमने, मैं आपको दिखाता हूं। एक्चुअली डैनियल सेल में ये 2 कंटेनर आप लगाओ। सबसे पहले तो यहां पर आप बेसिकली क्या करोगे, ये जिंक की रोड है, इसमें जो आप लोग यहां पर भरोगे सॉल्यूशन, वो कौन सा भरोगे, ZnSO4 का भरोगे, एक्वस सॉल्यूशन। यहां पर आप क्या करोगे, कैथोड लगाओगे, कैथोड किसका लगाओगे, कॉपर का, और अंदर जो सॉल्यूशन भरोगे वो किसका भरोगे, ये भरोगे CuSO4 का, वो भी एक्वस सॉल्यूशन, जानते हो डैनियल सेल में। अब यहां से आप कनेक्ट करोगे इसको इस तरह से, यहां पर कुछ भी आप वोल्ट मीटर, अमीटर, व्हाटएवर लगाना चाहो जो लगा लो। उसके बाद मतलब सिर्फ ये चेक करने के लिए, इंडिकेशन के लिए कि करंट फ्लो हो रहा है। ये क्या है, सोल्ट ब्रिज, दिस इज कॉल्ड सोल्ट ब्रिज, जो कि क्या काम करता है, मेनली ये काम करता है सर्किट को पूरा करने का और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाते रहने का। ये सोल्ट ब्रिज है जिसमें यहां पर क्या होगा, जिंक जो है Zn+2 में कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। यही 2 इलेक्ट्रॉन कहां से, ये 2 इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे यहां से यहां पर आएंगे। तो यहां पर क्या रिएक्शन हो रही होगी, इसमें CuSO4 का सॉल्यूशन भरा हुआ है तो इसमें Cu+2 आयन होंगे। यही Cu+2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉपर के अंदर। आ गया समझ में। तो ये इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, वो तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। आ गया समझ में। इसी को डैनियल सेल कहते हैं। और इसका अगर आप E0 सेल निकालोगे पूरे सेल का तो वो आएगा 1.1 वोल्ट। जानते हो 1.10 वोल्ट भी कह सकते हो। किस किस को पता है कि डैनियल सेल का जो E0 सेल होता है वो 1.10 वोल्ट होता है, किस किस को पता है। और ये सारी चीजें बेसिक है, तुम्हें पता होनी चाहिए। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन की यस सर हमें पता है 1.1। अक्षय चौहान ने सही लिखा है ना, यस अक्षय चौहान। और विनीता, अच्छा क्या लग रहा है, क्या चल रहा है, बताओ किस किस को पता थी ये बात। इसी को डैनियल सेल कहते हैं। सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बना के रखता है, सर्किट को पूरा करता है, इसी को डैनियल सेल कहते हैं। और ये पूरी स्ट्रक्चर होती है डैनियल सेल की। इज दिस क्लियर? बल्ले बल्ले, तुमने कमाल कर दिया, धमाल कर दिया। आई लव यू मैन, आई लव यू, आई एम वेरी एक्सप्रेसिव एंड आई लव यू। चलो आज मैं रसोड़े में गया था, तुमने किस किस ने मुझे रसोड़े में देख लिया? आज किस किस ने मुझे रसोड़े में देखा? नहीं देखा? जस्ट गो एंड चेक A2 के लॉयंस, उसमें आज मैं रसोड़े में हूं। किस किस ने मुझे आज रसोड़े में देखा है? किस किस ने मुझे रसोड़े में देखा है? देखा था? नहीं देखा तो देख लेना, बड़ा मजा आएगा। मैंने बताया बेसिकली उसके अंदर की नटेला को कैसे खाया जाता है। फर्स्ट टाइम यू विल सी इन किचन, सी मी इन किचन। नैन्सी का बर्थडे है क्या? हैप्पी बर्थडे नैन्सी। नैन्सी करे मेरे बर्थडे, चलो हैप्पी बर्थडे नैन्सी। तो अगर आपने अरविंद अरोड़ा को रसोड़े में नहीं देखा है तो गो चेक आउट A2 के लॉयंस एंड वहां पर मैं रसोड़े में दिखूंगा तुम्हें। चलो तो अब हम लोग आगे चलते हैं। डैनियल सेल ये रहा, जिसमें आपको बताई दिया है ये जिंक है, ये कॉपर है, सोल्ट ब्रिज है, सब कुछ बता चुका हूं मैं, है ना, और डिटेल बता चुका हूं। और आपको मैंने ये भी बता दिया कि वहां पर केमिकल रिएक्शन कैसे होती है। अच्छा ये और सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं डैनियल सेल का, ये हमें कैसे पता कि इसको ऐसे लिखा जाता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो जरा देखो, तो मैं आपको समझाता हूं कि सेल रिप्रेजेंटेशन कहां से आई। तो अगर कोई पूछे कि आपके गैल्वेनिक सेल का सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, दैट आई विल टेल यू दैट वेरी इजी, दैट इज वेरी इजी। कैसे मैं आपको बताता हूं। तो आप लोग जरा ध्यान से देखो, पूरा सर्किट अगर आपने गौर से देखा है, ठीक है, जो मैं आप पीछे लेके चलता हूं, आप लोगों ने देख लिया था, तो मैं आप लोगों को पीछे लेके चलता हूं। ये सर्किट था पूरा जो आप लोगों ने देखा था। तो मैं आपको बताता हूं, अगर मैं इसको हर बार तो मैं ये नहीं बना सकता, बार बार बनाऊंगा तुम लोगों के साथ बोर हो रहे हैं क्या है कि 2 डब्बे बनाते जा रहे हो। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, दैट आई विल टेल यू। तो देखो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। देखो यहां पर क्या है ना, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये आपका राइट हैंड साइड है ना। तो यहां पर आपका ऑक्सीडेशन होगा, तो यहां पर आपका क्या होगा, रिडक्शन। देखो R से R मैच भी हो रहा है। राइट हैंड साइड में रिडक्शन होता है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो देखो यहां पर इस केमिकल रिएक्शन को देखोगे तो यहां पर क्या हो रहा होगा, जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, Zn+2 में, और वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा होगा। यस। और मैं पूछूं यहां पर कैसी केमिकल रिएक्शन हो रही है, Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, Cu के अंदर। यस। थोड़ा फेजेस पे चलते हैं। ये सॉलिड है, सॉलिड से किसमें चला जाएगा, एक्वस के अंदर। ये क्या है, ये एक्वस है, एक्वस से किसमें चला जाएगा, सॉलिड के अंदर। तो अगर मुझे इसे दिखाना है, और साथ में एक सोल्ट ब्रिज भी आपको दिखाई दे रहा है,
तो अगर इसको ना स्मॉल वे में रिप्रेजेंट करना है, सेल रिप्रेजेंटेशन तो कैसे होती है? देखो सबसे पहले आप लिखोगे कि लेफ्ट हैंड साइड, पहले आप एक काम करो, यहां पर है ना मैं थोड़ा रबड़ ले लेता हूं, हटाइए भैया, ये हटा दिया। सबसे पहले आप लोग सेल रिप्रेजेंट करना है तो क्या करते हो? देखो आप सबसे पहले ना यहां पर लिखो, ये कौन सी साइड है तुम्हारी? ये तुम्हारी लेफ्ट हैंड साइड है, जगह नहीं बच रही है, मैं यहां लिख देता हूं। चलो ये तुम्हारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये तुम्हारी कौन सी साइड है? राइट हैंड साइड। ये लिखना नहीं होता, वो तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हारी लेफ्ट साइड है वो तुम्हारी राइट साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन लिखते हो, राइट साइड में रिडक्शन लिखते हो। अच्छा लेफ्ट साइड में क्या होता है? नेगेटिव टर्मिनल, तो आप नेगेटिव साइन लगाओ। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। लेफ्ट साइड में आपको पता ना LOAN, याद करवाया था मैंने, LOAN, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन, एनोड एंड नेगेटिव टर्मिनल, समझ में आ गया? राइट हैंड साइड में फिर कौन सा साइन लगेगा? पॉजिटिव। फिर तुमने 2 साइन लगा दिए। फिर उसके बाद देखो लेफ्ट हैंड साइड में हो क्या रहा है? लेफ्ट हैंड साइड में जो जिंक है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है। यस, एक्वस लिख देना नीचे, लिख दिया। लेफ्ट हैंड साइड में जिंक Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है। फिर आप 2 डंडे लगाओ, ये 2 जो डंडे आपको दिखाई दे रहे हैं बेसिकली वो क्या है? सोल्ट पिच को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आप क्या लिखोगे? राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है? यहां पर देखो कॉपर+2 कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। सेम चीज वहां पर लिख दो कि यहां पर जो कॉपर+2 है एक्वस में, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? कॉपर के अंदर। खत्म, ये लो सेल रिप्रेजेंटेशन है। इज दिस हार्ड? जो मैंने लिखा वो हार्ड किस किस को लगा? वो अमेज़न पे लाल रंग का शक्तिमान का चड्डी खरीद लेना। किस किस को ये हार्ड लगा? जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन। लाल रंग का शक्तिमान का चड्डी लेके शक्तिमान शक्तिमान, मम्मी से नीले रंग की चुन्नी ले लेना, और फिर तुम एक लायरा की वो पहन लेना, क्या बोलते हैं उसको, तुम पहले लायरा की वो पहनना, लायरा की लेगिंग के ऊपर शक्तिमान की लाल चड्डी, उसके बाद मम्मी से एक चुन्नी, फिर वो ऐसे करके खड़े हो जाना यूं, शक्तिमान शक्तिमान। ऐसी बच्चों को शक्तिमान बनाना कैसे बनेगा ना? अगर आप फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन सुने हो तुम लोग, सो देयर इज अ फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन। तो फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में बच्चे को शक्तिमान बनाना तो क्या करते हो? पहले तो उसको एक वो पजामी पहनाते हो नीले रंग की, फिर एक नीली टी शर्ट पहनाते हो, उसी नीले रंग की पजामी के ऊपर उसको लाल रंग की चड्डी पहना दो, फिर उसके गले में एक चुन्नी बांध दो नहीं, वो फिर शक्तिमान बन जाता है। नहीं तो बस ऐसा ही अगर आप लोगों को लगता है कि शक्तिमान बन के ही आएगा तो तुम उल्लू के पट्टे हो, ठीक है? अमेज़न से ऑर्डर कर लेना। बचपना कितना अच्छा होता था। नहीं मुझे आज फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में मेरे को क्या बनाया था पता तुम्हें? हंसोगे तुम लोग, रहने दो चलो रहने देते, नहीं ज्यादा ही पोल खुल जाएगी, तुम कहोगे ऐसा ऐसा भी हुआ। चलो तो फाइनली ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारा। अच्छा बाय द वे तुम्हें क्या बनाया? तुम कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने गए हो तो तुम्हें क्या बनाया गया था? तुम पहले अपनी पोल खोलो फिर मैं बताऊंगा। सो दिस इज द सेल रिप्रेजेंटेशन, जो मैंने आपको बता दिया कि कैसे होती है, दैट आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि कैसे होगी। ये सेल रिप्रेजेंटेशन है, मैंने आपको बता दिया कौन क्या करता है, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि केमिकल रिएक्शन कैसे होती है। जहां पर आपको इलेक्ट्रॉन दिखे वो हाफ रिएक्शंस हैं। इज दिस क्लियर? और ओवरऑल रिएक्शन ये हो रही है, जिंक कॉपर+2 के साथ रिएक्ट करके Zn+2 और Cu में कन्वर्ट हो रहा है। हाफ रिएक्शन को जोड़ा गया और कुछ नहीं। अब मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था कि आप लोगों को जो फैंसी बता सकता मैं क्या बन गया था। चलो तो आगे चलते हैं। डैनियल सेल तुम्हारा खत्म हो गया। नाउ विल सी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? अगर कोई तुमसे पूछे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, सबसे पहले तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। देखो मैं आपको तुम्हें सिंपल सी चीजें समझाता हूं, जरा ध्यान से समझो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पैदा कब होता है। तो आपने कभी कैपेसिटर देखा है क्या? किस किसने कैपेसिटर देखा है? किस किसने कैपेसिटर देखा है? कैपेसिटर 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 फिजिक्स में पढ़ा होगा तुम लोगों ने। फिजिक्स में तुमने पक्का एक टॉपिक पढ़ा होगा जिसको कैपेसिटर बोलते हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि कैपेसिटर आपके फैन में होता है। कभी आपने नहीं देखा तो देख लेना, फैन बिना कैपेसिटर के नहीं चलता। फैन जो होता है, नए फैन को पता नहीं, लेकिन बाकी जितने भी फैन है, मतलब नए फैन तो क्या कोई भी फैन ले लो, कैपेसिटर के बिना नहीं चलेगा, ठीक है? क्योंकि कैपेसिटर क्या करता है? स्टार्टिंग एनर्जी प्रोवाइड करता है किसी को भी स्टार्टिंग, क्योंकि फैन अपने आप से तो स्टार्ट नहीं हो सकता, उसको इनिशियल टॉर्क चाहिए रहता है, और वो इनिशियल टॉर्क कैपेसिटर प्रोवाइड करता है, वो इनिशियल धक्का। अब तुम्हें पता है कभी कभार कैपेसिटर खराब हो जाता है, तो तुमने ऐसा पक्का किया होगा कभी घर पे, किस किसने किया है मुझे बताना। आपका जब फैन का कैपेसिटर खराब हो जाता है तो आप बटन दबा भी दोगे तो आपका फैन घूमेगा नहीं। समझ में आ गया? इसलिए क्या करते हो आप? क्या करते हो? पहले डंडा लेते हो या हाथ से उसको घुमाते हो, ऐसे करके हाथ से घुमाओगे तो फिर वो चलने लगता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कैपेसिटर तो खराब हो गया, अब इनिशियल टॉर्क तो तुम दे नहीं पाए, तो तुमने हाथ से उसको घुमा के क्या किया? इनिशियल टॉर्क दिया। फिर उसके बाद अपने आप मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया जिससे वो घूमने लग गया। समझ में आ गया? उसे पावर मिल गया, इनिशियल पावर। तो कैपेसिटर एक्चुअली इनिशियल पावर प्रोवाइड करता है, और ये तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हारे घर पे कॉमन सेंस है, कॉमन चीजें होती हैं, ठीक है? नहीं देखा तो राम भरोसे हो। तो कैपेसिटर क्या होता है आप कभी गौर करना। कैपेसिटर में 2 प्लेट्स होती है, बहुत बार तुम्हारे सचिन बाबा ने पढ़ाया होगा। 2 प्लेट्स में एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होती है, सचिन बाबा ने पक्का पढ़ाया होगा। दूसरे में नेगेटिवली चार्ज होती है, नहीं भी पढ़ाया तो तुम्हें पढ़ा तो होगा। अब कभी गौर करना, यहां पर देखो एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरी प्लेट नेगेटिवली चार्ज है, और कहा उन्होंने ये भी कहा होगा कि ये 2 प्लेट जो आपको दिखाई दे रही है उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पैदा हो रहा है, ई बोला होगा, है ना? अब यहां पर ना कैपेसिटर से कुछ आप समझ सकते हो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे पैदा होता है। ये ऐसे पैदा होता है, और आपको पता होना चाहिए कि दोनों प्लेट्स के बीच में क्या है, बेसिकली एक मीडियम है। यानी कि दोनों प्लेट्स के बीच में क्या है, बेसिकली एक डिफरेंस है, मीडियम है। ये चार्जेस मिले हुए नहीं है, अलग अलग है। समझ में आ गया? इनके बीच में मीडियम होता है, या तो वो एयर होती है या फिर कुछ डालते हो, व्हाटएवर, बट इनके बीच में एक मीडियम होता है। समझ में आ गया? जो चार्जेस को सेपरेट करे हुए है, और चार्जेस की सेपरेशन की वजह से वहां पर वोल्टेज पैदा होती है। सो यही वोल्टेज जो इनिशियल टॉर्क प्रोवाइड करती है। तो अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पैदा कैसे होता है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पैदा करने के लिए आपको चार्जेस को सेपरेट करना होता है। सो व्हेनेवर देयर इज अ चार्ज सेपरेशन, जब भी
चार्जेस सेपरेट होते हैं, इंग्लिश में मत जाना, आप समझ गए होंगे। जब भी आप दो चार्जेस को सेपरेट कर दोगे तो पक्का वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पैदा होता है, यानी कि वोल्टेज पैदा होती है। तो चार्जेस के सेपरेशन को ही क्या बोलते हैं, चार्जेस के सेपरेशन को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। व्हेनेवर देयर इज अ चार्जेस सेपरेशन देयर इज अ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पैदा कैसे होता है, चार्जेस के सेपरेशन से। अगर आपने दम लगा के चार्जेस को सेपरेट कर दिया तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पैदा हो जाएगा। अब इसका हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से क्या लेना देना है, मैं आपको बताता हूं। इसका हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से भी लेना देना है। कैसे? आपने यहां पर भी चार्जेस को सेपरेट किया मेरे प्यारे बच्चों। कैसे किया है, ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में आपने जिंक को जोर लगा के Zn+2 में कन्वर्ट किया और 2 इलेक्ट्रॉन अलग कर दिए। क्या यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव अलग नहीं हुआ? क्या यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव अलग नहीं हुआ? जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन। बताओ, यहां पर जिंक से आपने Zn+2 को अलग कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन अलग कर दिए, यही 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे। क्या आप लोगों ने यहां पर, जल्दी से बताओ, योगेश तेरे पापा के बारे में लिख रहा है क्या बेटा तू? योगेश भारद्वाज, मुझे पता है तू और तेरी फैमिली भी ऐसी है, मुझे पता है। हाँ, योगेश भारद्वाज के लिए ताली बजाओ, उसने अपनी पूरी फैमिली के लिए बताया कि वो कैसी है। ताली बजाओ यार इस लड़के के लिए। और जब नीट का तू फॉर्म भरेगा ना बेटा, यही लिख के आना, वो योर फादर्स ऑक्यूपेशन, सेम चीज लिख के आना बेटा, है ना, क्योंकि तू भी यही करेगा जिंदगी में, क्योंकि जो इंसान लिखता है वो वही करता है। तो इसके लिए ताली बजाओ भाई, इसके पापा और ये भविष्य में यही करने वाले हैं। ताली बजाओ, वाह वाह वाह। बेटा तू क्या जानता है तू? हाँ, जिस स्कूल में तू पढ़ा है ना, तू उस स्कूल के प्रिंसिपल रहे हैं हम। समझ में आया? चलो, तो अब देखो यहां पर देयर इज अ चार्जेस सेपरेशन। इज दिस क्लियर? यहां पर चार्जेस की सेपरेशन हुई है। अब जब चार्जेस सेपरेशन में तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पैदा होगा। अब आप एक बात बताओ, चार्जेस की सेपरेशन जो हुई है वो किसकी वजह से हुई है? ऑक्सीडेशन की वजह से। यस, यहां पर ऑक्सीडेशन की वजह से चार्जेस की सेपरेशन हुई है। तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पैदा होगा उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। समझ में आ गया? यहां पर ऑक्सीडेशन की वजह से चार्जेस की सेपरेशन हुई है तो इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे। इसी तरह से राइट हैंड साइड में भी आप लोग अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहां पर भी चार्जेस की सेपरेशन सॉल्यूशन के अंदर होती है। समझ में आ गया? तो जहां पर भी चार्जेस की सेपरेशन होगी वहां पर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पैदा होगा। समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इज दिस क्लियर? बहुत है, बढ़िया। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पैदा होता है लेफ्ट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में कौन सा वाला पैदा होता है? रिडक्शन वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पैदा होता है। इज दिस क्लियर? और सबसे खास बात क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड में पैदा हुआ तो राइट हैंड साइड में कौन सा पोटेंशियल पैदा होता है? ई नॉट ऑफ रिडक्शन। मजे की बात ये होती है कि ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई नॉट ऑफ रिडक्शन। आप ऐसा लिख सकते हो। जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के माइनस के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि यार ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट। इज दिस क्लियर? इस तरह से चार्जेस के सेपरेशन की वजह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पैदा होता है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर या फिर गैल्वेनिक सेल के अंदर दो तरह के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पैदा होते हैं। ऑक्सीडेशन की वजह से E0OX ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन की वजह से रिडक्शन पोटेंशियल। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है? दैट O ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ चार्जेस। जब भी सेपरेशन होगा चार्जेस का वहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पैदा होगा। समझ में आ गया? तो यहां पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पैदा होता है किस साइड में? लेफ्ट हैंड साइड में। रिडक्शन पोटेंशियल किस साइड में पैदा होता है? यस, रिडक्शन पोटेंशियल पैदा होता है राइट हैंड साइड में। दिखाई दे रहा है सब लोगों को? वहां पर रिडक्शन पोटेंशियल पैदा हो रहा है कॉपर की वजह से, यहां पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पैदा हो रहा है जिंक की वजह से। तो यहां दो तरह के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल्स पैदा हो रहे हैं। सबको समझ में आ गया? अब मजे की बात देखो, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा कब? स्टैंडर्ड कंडीशन में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती है? टेंपरेचर 298 केल्विन एंड कंसंट्रेशन होता है 1 कैपिटल M, जिसको 1 मोलैरिटी भी कहते हैं। इज दिस क्लियर? अगर यहां पर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 कैपिटल M है और टेंपरेचर 298 केल्विन है, इसका मतलब स्टैंडर्ड सिचुएशंस पैदा हो गई हैं और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उस टाइम पे कैलकुलेट किया जाएगा, जिसको बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ई नोट के नाम से वो जाना जाता है। अब अगर आपसे कोई कहे कि पूरे सेल का ईएमएफ कैसे निकाला जाए, अगर आप लोगों को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता है और रिडक्शन पोटेंशियल पता है, तो आप ई नोट सेल कैसे निकालोगे? पूरे सेल का अगर आपको निकालना है तो ये फॉर्मूला होता है। मैं इसको ढंग से लिखूंगा, जरा आप ध्यान से चेक करना। ये फॉर्मूला थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है, राइट और लेफ्ट के केस में लिखा हुआ, मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करके सिखाता हूं। ठीक है? तो आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा मैं आपको क्या बोल रहा हूं। देखिए, ये पूरा सेल था, अगर आप लोगों को याद हो तो। याद है? यहां पर जिंक की इलेक्ट्रोड, यहां पर कॉपर की इलेक्ट्रोड, और यहां पर क्या होता था? लोड लगा होता था। ये आपके पास क्या होते थे? ये आपके पास सोल्ट ब्रिज लगा होता था। यहां पर कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पैदा होगा? ऑक्सीडेशन। यहां पर कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पैदा होगा? रिडक्शन। याद है आप लोगों को? क्योंकि यहां पर क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन। यहां पर क्या हो रहा था? रिडक्शन। यहां पर कौन था? जिंक। यहां पर कौन था? कॉपर। तो अगर मैं कहूं कि पूरे सेल का ईएमएफ निकालो, ई सेल या फिर ई नॉट सेल, नोट का मतलब स्टैंडर्ड कंडीशंस होगी, कैसे लिखोगे? दैट इज ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल प्लस ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको और करेक्ट करके लिखो। रिडक्शन कहां होता है? कैथोड पे। सो ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ऑक्सीडेशन कहां होता है? एनोड पे। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ऐसे लिखोगे भाई। ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पैदा हुआ, दोनों को जोड़ दो, इसको प्लस इसको जोड़ दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? पूरे सेल का ईएमएफ आ जाएगा। ये रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड है और ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड है। ठीक बात है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे कहा था कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज ऑलवेज माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। समझ में आया? तो अगर मैं कहूं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड इज इक्वल टू माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, गलत तो नहीं है?
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल में क्या डिफरेंस होता है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड इज इक्वल टू माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, सही है। तो इसका मतलब यहां पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड लिख सकता हूं, लिख दो। तो फाइनली ई नोट सेल का फॉर्मूला क्या निकल के आता है? ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ऑफ ई नोट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। प्लस की जगह मैं क्या लिखूंगा? माइनस। तो एक्चुअल में यही फॉर्मूला है जो आपको काम आएगा। दिस इज द फॉर्मूला व्हिच इज वेरी वेरी यूजफुल। तो अगर कोई पूछे कि यहां पर किस फॉर्मूले का आपको यूटिलाइज करना है, राइट और लेफ्ट करके मत याद करो, बेटर आप ऐसे याद करो, E naught of reduction potential of cathode minus of E naught of reduction potential of anode. Now this is really very important. ये बहुत बढ़िया, बहुत ही चुनिंदा चीज है ई सेल का, जो ये आपके पास फॉर्मूला है जो बहुत कम बच्चों को याद होता है। E naught of reduction potential of cathode minus E naught of reduction potential of anode, ये फॉर्मूला है एग्जैक्टली जो आपको याद करना है। बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को गलत चीज याद है, समझ में आ गया? तो ये है, आपको कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। दिस इज हाउ यू हैव टू मेमोराइज इट, अदरवाइज आप गलती कर दोगे। तो चलिए अब फाइनली अगर आप देखें यहां पर और भी कुछ सही तरीके से लिखा है, ये लिखा हुआ देखो, ई नोट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये कैथोड और एनोड जो लिखा वो रिडक्शन पोटेंशियल्स आपको लेने हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं। तो करेक्ट आप रिडक्शन पोटेंशियल लोगे तभी फॉर्मूला काम करेगा, समझ में आ गया? और अगर आप स्टैंडर्ड में लिखना चाहते हो तो ऊपर नोट लगा दो, अगर नोट नहीं लगा हुआ है तो वो स्टैंडर्ड कंडीशंस में नहीं है। सबको याद हो गया? अब मैं इसको करेक्ट करके आपको कहूंगा कि आप सिर्फ इतने में इतना याद कर लेना, ये आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं, आर लगा लेना, अदरवाइज गलती कर बैठोगे, क्योंकि आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिए होते हैं, कई बार ऑक्सीडेशन दिए होते हैं, उसको कन्वर्ट कर लो रिडक्शन के अंदर। सो ई नोट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। किस किस को याद हो गया? जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन कि यस सर हमें याद हो गया। ये किस किस को फॉर्मूला याद हो गया? जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन। खोल देता हूं, चैट खोलता हूं, तुम बहुत मरे मरे से बोल रहे हो। जिंदा हो, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। जिंदा हो तो लिखो। याद हो गया सब लोगों को? बल्ले बल्ले, शावा शावा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, याद हो गया? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है तो हमें थोड़ा और आगे चलना है, फटाफट से चलते हैं। अब अपन आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की तरफ। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई गई है शी से रिलेटेड। शी क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसी के रिस्पेक्ट में आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना के दी गई। अब ये क्या है? दिस इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किए गए? ये इसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किए गए, शी के रिस्पेक्ट में। देखो ये है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसी के रिस्पेक्ट में। ये इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है? 0 है। और एक किसके लिए? ये शी है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसी के रिस्पेक्ट में देखो, किसी के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव है, नीचे वालों के नेगेटिव है। समझ में आ गया? अगर कोई पूछे कि बताओ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मोस्ट पॉजिटिव किसका है, तो वो है फ्लोरीन का। समझ में आ गया? ये स्टैंडर्ड रिडक्शन, और ये सारे के सारे रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं। सो दीज आर रिडक्शन पोटेंशियल, और मोस्ट पॉजिटिव ऑफ फ्लोरीन का है, मोस्ट नेगेटिव किसका है? लिथियम का। और ये आपको पता होना चाहिए, बहुत कम बच्चों को पता होता है। लिथियम का मोस्ट नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, एसआरपी। क्या है ये? एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है। और ये कैसे कैलकुलेट की गई? शी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट की गई। शी क्या है? शी के बिना काम नहीं होता, लड़कियों के बिना कुछ काम नहीं होता, आप जानते हो ना। फिर मुझे क्या बताऊं? तो ये सवाल है कि लड़कियों के बिना कुछ काम नहीं होता। देखो लड़कियां हैं तो आज संसार में सब बैलेंस चल रहा है, अदरवाइज तो मारधाड़ हो चुकी होती है अभी तक, है ना। सो यहां पर भी शी के बिना काम नहीं होता। ये पूरी की पूरी लिस्ट बनाई गई है शी के रिस्पेक्ट में। इज दिस क्लियर? शी नहीं होती तो यहां पर काम ही नहीं होता। बहुत ही बढ़िया। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। इसी को बोलते हैं, इसमें याद करने की चीज क्या है? याद करने की चीज है कि ये 0 के रिस्पेक्ट में कुछ पॉजिटिव है, जिसमें सबसे पॉजिटिव फ्लोरीन है। 0 के रिस्पेक्ट में कुछ नेगेटिव है, जिसमें सबसे नेगेटिव लिथियम है। इज दिस क्लियर? इसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहा जाता है। अब मजे की बात देखो, अगर कोई पूछे कि यहां पर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मोस्ट पॉजिटिव है वो आसानी से रिड्यूस हो जाएगा, समझ में आया? और इसका मतलब वो आसानी से रिड्यूस होगा तो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि वो खुद रिड्यूस होगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। तो फ्लोरीन इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहां से पता लगता है। इसी तरह से इसका मोस्ट नेगेटिव है, तो ये आसानी से रिड्यूस नहीं होगा, इसका मतलब ये आसानी से ऑक्सीडाइज होगा। अगर ये आसानी से ऑक्सीडाइज होगा तो ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहीं से पता लगता है कि आपका जो लिथियम है वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। समझ में आया? तो ये आपको ध्यान रखना है। इज दिस क्लियर? तो यहां पर लिखा भी हुआ है, जरा आप गौर से देखो। यहां नीचे से ऊपर जाओगे तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ जा रहे हो, मतलब फ्लोरीन बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि वो आसानी से रिड्यूस हो जाता है खुद। जबकि यहां पर इधर की तरफ आओ, जरा ध्यान से देखो, इधर की तरफ देखो, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से ऊपर वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब ऊपर से नीचे आने पर बेसिकली क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टी घटती है, बढ़ती है। इसका मतलब लिथियम बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि खुद रिड्यूस नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है। इसके रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, मतलब रिड्यूस नहीं होगा तो ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज होगा तो सामने वाले को रिड्यूस करेगा, इसलिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है।
चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है और आपको वर्बली याद करनी है। अगर मैं कहूं आपसे कि कोई केमिकल रिएक्शन इस तरह से परफॉर्म हो रही है, किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन में ए और बी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और यहां पर एक्स और वाई बना रहे हैं और ये उनकी स्टोइकियोमेट्रिकल कोफिशिएंट है, तो यहां पर अगर आपको नर्स्ट इक्वेशन को, ये क्यों लिखा गया, क्योंकि यहां पर नर्स्ट इक्वेशन में आपको रिएक्शन कोफिशिएंट लिखना होता है, इसीलिए इसको लिखा गया। तो नर्स्ट इक्वेशन प्रॉपर्ली किस किस को याद है, याद होनी चाहिए। पूरे नर्स्ट इक्वेशन पहले तो कहां काम आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वहां काम आती है जहां पर आपकी स्टैंडर्ड कंडीशंस ना हो, मतलब आपका कॉन्सेंट्रेशन 1 कैपिटल M, मोलैरिटी 1 कैपिटल M ना हो, आपका जो प्रेशर है बेसिकली 1 atm ना हो, समझ में आ रहा है, वहां पर आपके काम आती है। तो अगर हम लोग बोले कि ई सेल क्या है, दैट इज ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT/NF log ऑफ Q। ऊपर क्या लिखते हो, यहां पर लिखा जाता है बेसिकली ये प्रोडक्ट्स, नीचे क्या लिखे जाते हैं, रिएक्टेंट्स। स्टोइकियोमेट्री के साथ में इसको रिएक्शन कोफिशिएंट कहा जाता है। तो अगर कोई मुझसे पूछे तो काम की चीज क्या है, तो यहां पर देखो ई नॉट सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, आर की वैल्यू गैस कांस्टेंट है, टी टेंपरेचर है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एफ फैराड है। और अगर मैं यहां पर टेंपरेचर फिक्स कर दूं, सपोज करो कि टेंपरेचर 298 है, आर की वैल्यू फिक्स होती है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एज इट इज रखो, और एफ यहां पर क्या है 96500। अगर मैं रख दूं ये 25 डिग्री सेल्सियस 298, आर की वैल्यू रख दूं, एफ की वैल्यू रख दूं, तो अब आप इसको क्या कर सकते हो, 25 डिग्री सेल्सियस पर आपके पास ये इक्वेशन बनेगी और ये इक्वेशन सबसे ज्यादा काम आती है। जब वैल्यू रख के कैलकुलेट करोगे तो ई सेल की वैल्यू किसके बराबर होगी, ई नॉट सेल माइनस 0.059/n log ऑफ Q। आप इसको Q कहें, रिएक्शन कोफिशिएंट चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये फॉर्मूला बहुत काम आता है। किस किस को याद हो गया, 0.059/N। दिस इज द मेन नर्स्ट इक्वेशन, बट द टेंपरेचर is 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस पर दिस इज द मेन थिंग। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से बताओ ये सबको समझ में आया कि ना आया? नर्स्ट इक्वेशन कहते हैं इसे। नर्स्ट इक्वेशन किस किस को याद है, और ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। चलो बहुत अच्छी बात है। सो बेसिकली ये नर्स्ट इक्वेशन है जो आपको सबसे ज्यादा काम आएगी, सबसे ज्यादा। और अगर इक्विलिब्रियम की बात करें, नर्स्ट इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे आपका सेल काम करना बंद कर देता है। ठीक है, ध्यान से आप चेक करना, मैं आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर मैं बोलूं नर्स्ट इक्वेशन क्या याद करनी है, तो नर्स्ट इक्वेशन 25 डिग्री सेल्सियस पर सबको याद होनी चाहिए। दैट इज E इज इक्वल्स टू E नॉट, ठीक है, माइनस 0.0591/N log ऑफ बेस 10 Q। इसको रिएक्शन कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर एक काम करता हूं, अगर मैं बोलूं कि इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो चुका है, इसका मतलब क्या हुआ, सेल वहां पर काम करना बंद कर देगा, तो E की वैल्यू 0 हो जाएगी, इस E की वैल्यू 0 हो जाएगी, और आप Q की जगह पे क्या लिखोगे, K लिखोगे। तो फिर आपके पास नर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, दैट इज E नॉट सेल विच इज इक्वल्स टू 0.0591, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 हो गई, अपॉन N log ऑफ बेस 10, और यहां लिखोगे K। ये आपके पास इक्वेशन बन रही है। इज दिस क्लियर? बहुत ही बढ़िया। तो फाइनली ये इक्वेशन है जो आपके सामने, नर्स्ट इक्वेशन इसी को बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पर ये कहलाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ई सेल की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू Kc, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यहीं से आपको Kc की वैल्यू निकालनी होती है। ये है आपकी नर्स्ट इक्वेशन इन द केस ऑफ इक्विलिब्रियम, याद रखोगे, बहुत बढ़िया। फाइनली गिब्स एनर्जी और ई सेल का वैल्यू, ये भी इक्वेशन काफी काम की है, जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, इस पे न्यूमेरिकल आते हैं। तो अगर कोई पूछे कि गिब्स एनर्जी और ई नॉट सेल में क्या रिलेशन होता है, तो आई विल टेल यू दैट इज डेल्टा G नॉट विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ NF ई नॉट सेल। अगर आपको किसी सेल का ई नॉट सेल पता है, ठीक है, तो आप गिब्स फ्री एनर्जी भी निकाल सकते हो। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ क्या है, फैराड 96500, और ई नॉट सेल। अब ई नॉट सेल की वैल्यू आप अभी निकाल के आए हो, वो रख लो, दैट इज 2.303 RT log ऑफ Kc। निकाले थे ना आप लोग इक्विलिब्रियम पर, समझ में आ गया? तो ये वैल्यू उठा के आप रख दो। मेन फॉर्मूला ये है, ई नॉट सेल में तो अभी आप निकाल के आए हो इक्विलिब्रियम पर, वही फॉर्मूला मैंने रखा है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। सो दिस इज द रिलेशन, आपको ध्यान रखना। मजे की बात देखो, अगर ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव है तो डेल्टा G की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। जरा समझो, अगर ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो डेल्टा G वैल्यू नेगेटिव आएगी, रख के देख लो। ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये डेल्टा G तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव आएगा ना, इसका मतलब स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होगी। अगर ई नॉट सेल की वैल्यू नेगेटिव आ गई, नेगेटिव का क्या मतलब होगा, सेल काम नहीं कर रहा, तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो डेल्टा G की वैल्यू आएगी पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ, नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर ई नॉट सेल की वैल्यू 0 है तो फिर डेल्टा G नॉट की वैल्यू भी क्या होगी, 0। समझ में आ गया? ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन निकल के आती है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कंडक्टेंस की बात करते हैं ना। व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टेंस? चार्जेस अगर फ्रीली फ्लो कर रहे हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, अगर सॉल्यूशन में चार्जेस फ्रीली फ्लो कर रहे हैं, इसका मतलब वहां पर कंडक्टेंस हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कंडक्ट कर रहा है। तो अगर आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा हुआ है, अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा, तो कैसे होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसमें एक यहां पर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड दूसरा कैथोड। ठीक है, मैं बोलता हूं कि दोनों जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनका एरिया A है, उनके बीच की जो लेंथ है वो L है। ठीक है, और ये वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसके अंदर आप लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरते हो। तो आप इसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो आपने भरा है, अगर आप उसकी क्या करना चाहो, कंडक्टेंस को चेक करना चाहो, तो उसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे, एंड दैट्स वेरी इजी एज वेल। तो मैं आपको बताता हूं कैसे लिखा जाता है। ओके, तो आपने रेजिस्टेंस तो सुना होगा, रेजिस्टेंस क्या होता है, रो L बाई A। आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि जो कंडक्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होता है। कंडक्टेंस क्या होता है, 1/R। कंडक्टेंस इज अपोजिट टू द रेजिस्टेंस। तो आपको C 1/R है, 1/R का क्या मतलब हो गया, 1/ρ, और उसके बाद आप क्या लिख रहे हो, A बाई L, उल्टा किया ना आपने, L बाई A का उल्टा कर दिया। तो कंडक्टेंस को कैसे लिखा जाता है, 1/ρ, ये कहलाता है कप्पा।
ये क्या होता है? रेजिस्टिविटी। तो हमारे पास एक सिंबल है कंडक्टिविटी, कप्पा। समझ में आ गया? रो रेजिस्टिविटी है तो 1/रो क्या कहलाएगा? कंडक्टिविटी। आर की जगह आपने सी लिखा जो कि रेसिप्रोकल है, ये रेजिस्टेंस है तो ये क्या है? कंडक्टेंस। ये रेजिस्टिविटी है तो ये क्या है? कंडक्टिविटी। आ गया सबको समझ में? और साथ में क्या लिख रहे हो आप? A/L। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना। ये A माने एरिया, L माने लेंथ। अब मैं यहां पर एक सिंबल दे रहा हूं, सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट को x से लिखा जाता है और वो होता है L/A, लेंथ अपॉन एरिया सेल कांस्टेंट। तो आप देखो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? C = K इंटू A/L लिखा हुआ है, इसको 1/x लिखूंगा। x माने सेल कांस्टेंट, समझ में आ गया? और सेल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? A/L। और वहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां पर L/A, x की वैल्यू L/A होती है और वहां क्या लिखा हुआ है? A/L। तो 1/x लिखूंगा। तो यहां से कप्पा की वैल्यू निकाल लो। कप्पा क्या निकल के आएगा? कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को याद रखनी है। कप्पा क्या होता है? कप्पा कंडक्टिविटी विच इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। याद रखोगे? किस किस को याद हो गई? कप्पा कंडक्टिविटी विच इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, किस किस को याद हो गया? कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। इज दिस क्लियर? जल्दी से लिख के बताओ चैट सेक्शन के अंदर। कम ऑन डूड, राइट इट डाउन राइट नाउ। मजा तभी आएगा जब आप लिखोगे, अदरवाइज तो मजा नहीं आने वाला। किस किस को याद हो गया? तो फाइनली आपको ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, मजा तभी आएगा। अब कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, इसका ओम इनवर्स या फिर साइमन। याद रखोगे? साइमन। तो अब यहां पर कंडक्टिविटी कप्पा की बात कर लेते हैं, जो मैं आपको पहले बता सकता। कप्पा क्या होता है? दैट इज कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, G इंटू एक्स, G इंटू G स्टार। कई बुक्स में इसको ऐसे भी लिखते हैं। कप्पा कोई पूछे कि कप्पा क्या होता है, तो कप्पा होता है G इंटू G स्टार। समझ में आया? ये याद रख लोगे, G इंटू G स्टार। G क्या है? कंडक्टेंस। G स्टार क्या है? दैट इज एक्स ओनली, सेल कांस्टेंट। समझ में आ गया? ये आपको ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया। सो इस तरह से आप लोग इसको डील करते हो, ये सबको समझ में आ गया होगा। L/A सेल कांस्टेंट होता है, तो फाइनली इसको आपको पता लग गया। अब मैं आपको यहां पर इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन बताता हूं। अगर आप सिस्टम को, किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हो, उसमें पानी डालते रहते हो, तो क्या फायदा होता है? अगर आप पानी डालते रहोगे तो उनको फ्री स्पेस मिलेगा। समझ में आता है? आप खुद सोचो, मैं आपको बोल रहा हूं जाओ तैर के आओ, तो आप मेरी ईमानदारी से बात बताना, आप में से बचपन की बात याद आ गई। मैं अगर आपको बोलूं जाओ बच्चों तैर के आओ, तो तुम कहां आसानी से तैरोगे? नाली के अंदर या फिर नदी के अंदर? जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन। बताओ, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि जाओ बच्चों तैर के आओ, तो तुम कहां आसानी से तैरोगे? नाली के अंदर या नदी के अंदर? समबडी राइट, मोल्टन सॉल्यूशन के अंदर। ट्विंकल ट्विंकल हमारी लिटिल स्टार है। तो तुम नाली में नहीं तैर सकते क्योंकि नाली छोटी होती है, उसमें पानी कम होता है। तुम नदी में तैर सकते हो। समझ में आ गया? नदी बड़ी होती है और पानी ज्यादा होता है। तो चार्जेस के साथ भी तो ऐसा ही है ना। चार्जेस को अगर बड़ी नदी मिलेगी, बहुत सारा पानी मिलेगा, तो वो आसानी से तैर लेंगे। समझ में आया? बस सेम चीज यहां पर अप्लाई कर दो आप। तो इसका मतलब क्या होगा? जब भी आप डाइल्यूशन करते हो, डाइल्यूट करते हो, तो पानी ज्यादा ऐड कर रहे हो। पानी ज्यादा ऐड कर रहे हो तो चार्जेस को फ्री स्पेस मिल रहा है घूमने को। समझ में आ गया? चार्जेस को फ्री स्पेस मिल रहा है घूमने को, और उनकी बेसिकली क्या होता है? कंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ती है। तो आप जरा ध्यान से समझना, यहां पर अगर कोई पूछे कि डाइल्यूट करने पर क्या चीज बढ़ती है? डाइल्यूट करने पर चार्जेस फ्रीली घूम सकते हैं। ठीक है? चार्जेस की फ्रीनेस इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होगी, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आ गया? कंडक्टेंस बढ़ती है। अब कंडक्टेंस भी बहुत तरह की होती है। मोलर कंडक्टेंस याद है, या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये इंक्रीज होती है जब आप डाइल्यूट करते हो। दोनों चीजें बढ़ती है, लेकिन एक चीज घटती भी है। वो क्या है? कंडक्टिविटी, कप्पा। कंडक्टिविटी जिसको कप्पा कहते हैं, कंडक्टिविटी जिसको कप्पा कहते हैं, डाइल्यूट करने पर इसकी वैल्यू घटती है। ऐसा क्यों? कंडक्टिविटी जो कप्पा कहते हैं, डाइल्यूट करने पर कप्पा की वैल्यू घटती है, जबकि डाइल्यूट करने पर कंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ती है। इसकी वैल्यू बढ़ेगी, इसकी वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन ये घटेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कंडक्टिविटी का मतलब ही क्या है? कंडक्टिविटी का मतलब होता है कंडक्टेंस पर यूनिट एरिया। कंडक्टिविटी का मतलब होता है कंडक्टेंस पर यूनिट एरिया। वहां पर एरिया फिक्स है। समझो, इतने एरिया की जो कंडक्टेंस होगी, उसको कंडक्टिविटी कहेंगे। वहां एरिया फिक्स है। अब जरा समझो, जब पानी कम था, ठीक है, तो यहां पर मान लो, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं। ये आपका टब है। जब पानी इतना ही था, तो यहां चार्जेस क्या थे? पास पास थे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अगर मैं बोलूं कि पर यूनिट एरिया में कंडक्टेंस निकालो, तो आप क्या कहोगे? ये पर यूनिट एरिया पकड़ा, 2 चार्जेस आ रहे हैं। समझ में आ गया? अब मैंने पानी और डाल दिया ऊपर से, तो मेरे फैल गए। अब फैलने के बाद कैसे दिखे आपको? अब तो पानी इतना है। अब देखो, यहां पर पॉजिटिव तो यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव तो यहां नेगेटिव। अब बोलो चार्ज पर यूनिट एरिया निकालो, कंडक्टेंस पर यूनिट एरिया, तो कितने चार्ज है? सिर्फ 1। तो पर यूनिट एरिया में चार्जेस घट गए। समझ में आ गया? तो कंडक्टिविटी की वैल्यू घट गई। ये तरीका होता है इसको समझने का। समझ में आ गया? पहले पास पास थे, अब दूर दूर हो गए चार्जेस। इज दिस क्लियर? तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा, जब भी आप डाइल्यूट करते हो सिस्टम को, कैप एम कैप EQ की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन कप्पा की वैल्यू घटती है। ध्यान रखोगे, कप्पा की वैल्यू हमेशा घटती है, कंडक्टिविटी हमेशा घटेगी, क्योंकि ये नंबर ऑफ आयन पर यूनिट एरिया होता है या वॉल्यूम होता है। समझ में गया? पर सेंटीमीटर क्यूब डिक्रीज होता है। इज दिस क्लियर? ये मतलब निकलता है इसका। चलिए अब और आगे चलते हैं। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आप लोग याद रखना, दैट्स वेरी सिंपल। कप्पा इनटू 1000 बाय कैपिटल M। कैपिटल M क्या है? मोलैरिटी। और अगर एक और इसकी यूनिट आपको पता होनी चाहिए, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यू हैव टू रिमेंबर इट। और इसी तरह से बोलूं कि मोलर कंडक्टेंस के बाद इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है? कैप EQ क्या होता है? कप्पा इनटू 1000 बाय कैपिटल N। M की जगह नॉर्मलिटी लिखो, मोलैरिटी की जगह, दैट्स इट, और कुछ नहीं। इसकी यूनिट क्या होती है? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, क्योंकि ये इक्विवेलेंट के बिहाफ पर है, मोल के बिहाफ पर है। फाइनली आपको बताता हूं वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन।
अगर आप कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से कंडक्टिविटी की वेरिएशन देखना चाहते हो तो यहां पर आप लोगों को मिलेगा कोहलर्स लॉ। तो मैं आपको बताता हूं, देखिए आपने ऐसा ग्राफ जरूर देखा होगा। कैसा ग्राफ, जरा आप ध्यान से चेक करना। इस ग्राफ में यहां पर अंडर द रूट कॉन्सेंट्रेशन लिखा होता है, यहां पर कैप एम का वैल्यू लिखा होता है। मजे की बात, अगर आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जैसे जैसे आप डाइल्यूट करते हो सिस्टम को, वैसे वैसे डाइल्यूट का मतलब क्या है, इस तरफ जाओगे तो कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है, मतलब डाइल्यूशन बढ़ रहा है, तो कंडक्टिविटी बढ़ रही है। ठीक है, तो धीरे धीरे डाइल्यूट करने पर कंडक्टिविटी बढ़ती है। ये किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसा नहीं होता। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ कैसा आता है, ऐसा। सो दिस इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। मजे की बात यह है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे पॉइंट निकाल सकते हो। ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन का पॉइंट है। इनफाइनाइट मतलब यहां पर कॉन्सेंट्रेशन 0 है ना, इसका मतलब डाइल्यूशन क्या हो गई, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का पॉइंट निकाला जा सकता है, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कितना कैप एम का वैल्यू होगा वो निकाला जा सकता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये किसका वैल्यू है, कैप एम नॉट, या फिर कैप एम इनफाइनाइट भी कहते हैं इसको, कैप एम इनफाइनाइट। इसको बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस या जीरो कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टेंस। वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकाला जा सकता है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं निकाला जा सकता। क्यों, क्योंकि ये कहां पर काटेगा हमें क्या पता, ये तो पैरेलल आ रहा है, हमें नहीं पता है कहां काटेगा। और इसी के लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम लोग कोहलर्स लॉ यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, कोहलर्स लॉ, और जो कि बेहद बेहतरीन और सिंपल है। और कोहलर्स लॉ आपको दिखाता है, कुछ नहीं है, आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अलग अलग चार्जेस की कंडक्टिविटी को जोड़ना होता है और कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल है। तो ग्राफ आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो पता है, ऐसा ग्राफ आता है जिसमें आप कैप एम नॉट का वैल्यू निकाल सकते हो, जहां काटेगा वो कैप एम नॉट का वैल्यू होगा। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप नहीं निकाल सकते हो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बड़े आसानी से निकाला जा सकता है, दैट्स वेरी सिंपल। ऐसा क्यों निकाला जा सकता है, क्योंकि वहां पर क्या है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो 100% वो आयनाइज हो जाता है। समझ में आ गया, इसी वजह से ऐसा होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में निकालना बेहद आसान है, 100% आयनाइज हो जाता है। फिर अगर आप डाइल्यूट करते जाओगे तो यहां पर लेसर इंटर आयनिक इंटरेक्शन होगा, जिसकी वजह से आप यहां पर क्या निकाल सकते हो, बड़े आसानी से कैप एम का वैल्यू निकाल सकते हो। लेसर स्टेरिक हिंड्रेंस भी होता है। ठीक है, दीज आर द रीजन जिसकी वजह से आपको वहां पर क्या दिखता है, रीजन फॉर इंक्रीजिंग कैप एम। कैप एम की वैल्यू क्यों इंक्रीज होती है, उसके पीछे के रीजन दो हैं। समझ में आ गया, इंटर आयनिक इंटरेक्शन लेस होता है और वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस भी लेस होता है। ये रीजंस हैं, हालांकि इसकी कोई खासी जरूरत नहीं है। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आपके पास ग्राफ आता है वो ऐसा आता है। ठीक है, प्रैक्टिकल ग्राफ है जो कि कहां काटेगा हमें नहीं पता। इस केस में आप लोग क्या करते हो, इस केस में आप लोगों को कोहलर्स लॉ यूज करना होता है। यहां पर कैप एम की वैल्यू बेसिकली बड़े बड़े ही इस तरह से, जरा देखो इसका बिहेवियर चेक करो, रेक्टेंगल हाइपरबोला के जैसा बढ़ती है, एंड वी डोंट नो कि क्या होगा। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर अल्फा की वैल्यू, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू 100% नहीं होती है, मुश्किल से 5% या 7% होती है। जब आप पानी डालते हो तो धीरे धीरे वो बढ़ती है, इसीलिए ऐसा ग्राफ आपको देखने को मिल रहा है। ये रीजन यहाँ पर लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन काफी कम होती है इसी वजह से। और इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोहलर्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं। कोहलर्स लॉ इज वेरी सिंपल। कोहलर्स लॉ ये कहता है कि अगर आप लोगों को किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैप एम का वैल्यू निकालना है, कैप एम नॉट का वैल्यू वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकालना है, तो चार्जेस की कैप एम नॉट की वैल्यू जोड़ दो। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में चार्जेस की कैप एम नॉट की वैल्यू जोड़ दो, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आप निकाल सकते हो। सिर्फ चार्जेस की आपको देखो यार, चार्जेस कैटायन की मोलर कंडक्टिविटी और एनायन की मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू को जोड़ के आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। दैट्स वेरी सिंपल, समझ में आ गया। और ये सबसे बच्चों के जैसे सवाल होते हैं, इतने आसान होते हैं कि मैं क्या ही बताऊं मैं आपको, समझ में आ गया। और यहां पर ये क्या है, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कह सकते हो आप इसको। ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ये उसकी वैल्यू है, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, वैल्यू है। मैं आपको थोड़ा सा निकाल के दिखाता हूं, जरा मतलब समझो क्या है। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि इसको प्रैक्टिकली समझाओ, तो देखो आप यहां पर अगर मान लो कि कैप एम नॉट की वैल्यू निकालना चाहते हो CH3COOH के लिए, तो आप क्या करो, सबसे पहले तो अगर आप इसको तोड़ोगे, सपोज CH3COOH को तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा, ये टूटेगा CH3COO माइनस ये एनायन है प्लस H प्लस ये कैटायन है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1, यहां पर कितना है, 1। समझ में आ गया। तो यहां पर क्या करोगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है और डेल्टा नोट की वैल्यू किसके लिए लेनी है आपको, CH3COO माइनस से निकाली गई है, प्लस यहां पर ये 1 है, कैप एम नॉट की किसके लिए वैल्यू लेनी है, H प्लस के लिए। एनायन और कैटायन की कैप एम की वैल्यू जोड़ दो, आपके पास इसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैप एम की वैल्यू आ जाएगी। दैट्स इट, कुछ नहीं। बच्चों के जैसे सवाल होते हैं इसके, समझ में आया, यही मतलब है और कुछ नहीं। सो फाइनली बहुत बहुत बधाई हो। कैलकुलेशन कैप एम नॉट का जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां पर दिया हुआ है, कैसे निकालना है। सपोज करो कि आपको ये डेटा से निकालना है, एग्जांपल दिया हुआ है आपको, HCl का कैप एम नॉट का वैल्यू दिया, NaCl का दे रखा और इसका दे रखा। ठीक है, अब आपसे कहता है कि वो कैलकुलेट करके बताओ। तो दैट्स वेरी सिंपल। आप जरा सोचो कि आपको क्या चाहिए, CH3COOH चाहिए। बताओ CH3COO कहां है, ये रहा, तीसरे वाले डेटा में CH3COO है। H प्लस कहां है, पहले वाले डेटा में। तो पहले और तीसरे डेटा में एक्स्ट्रा क्या है, यहां पर Na एक्स्ट्रा है और यहां पर Cl एक्स्ट्रा है। तो जरा देखो मैं क्या करूंगा, दैट्स वेरी सिंपल। मैं क्या करूंगा, पहले मैं अगर आपको ये वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले मैं आप कैप एम नॉट का वैल्यू लूंगा HCl के लिए, क्योंकि मेरे को H प्लस का चाहिए, ये रहा H प्लस। फिर मैं क्या करूंगा, कैप एम नॉट का वैल्यू लूंगा CH3COO के लिए, क्योंकि ये रहा CH3COO, ये आ गया हमारे पास। एक्स्ट्रा क्या है, Cl और Na एक्स्ट्रा है, तो माइनस कर दो। तो यहां पर माइनस ऑफ कैप एम नॉट NaCl लिखूंगा, खत्म कहानी। जोड़ दूंगा डेटा को, HCl का डेटा कितना है 425, तो ये 425 लमसम ले रहा हूं। नीचे वाले का डेटा कितना है 91, तो माइनस क्या करोगे 126, खत्म हो गई कहानी। बताओ इससे आसान कुछ मिलेगा क्या, इससे आसान कुछ मिलेगा नहीं, यही आंसर है इसका, यही आंसर है।
और सबसे आसान बच्चों के जैसे सवाल इसी में से आते हैं और कहीं से नहीं आते, याद रखना इस बात को। सो फाइनली ये तरीका इसको निकालने का 425 में 91 जोड़ के 126 माइनस कर दो, ये आंसर आ जाएगा। दिस इज द आंसर, दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट। कॉलेज लॉ की कैलकुलेशन में क्या करते हो आप लोग, यहां पर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में अल्फा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। अल्फा कैसे निकालते हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आप इनफाइनाइट इल्यूजन में कैपम की वैल्यू और किसी भी कंसंट्रेशन पे कैपम की वैल्यू कैलकुलेट करो, उसके रेशियो को ही अल्फा कहते हैं। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इससे आप के की वैल्यू भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये सिंपल सिंपल से फॉर्मूला है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बाद आप यहां पर के की वैल्यू भी निकाल सकते हो, डिग्री कांस्टेंट डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू भी निकाल सकते हो, के की वैल्यू भी यहां पर कैलकुलेट की जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। मैं यहां पर ये सब नहीं दिखाऊंगा, सिंपल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीजें आप कैलकुलेट करके आओ। के सी की वैल्यू होती है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा और अल्फा की वैल्यू होती है कैपम अपॉन कैपम नॉट। बस ये सिंपल तरीके हैं इसको निकालने थे। इज दिस क्लियर? बहुत ही बढ़िया, फाइनली हम लोगों ने यहां पर कर लिया है खत्म। ये दो पोर्शन थे जो खत्म हो गए और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बेसिकली आपके बोर्ड एग्जाम से हटा दिया गया है, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर हो गया खत्म। तो आप लोग मुझे बताइए कि किस किस को पूरा का पूरा समझ में आ गया, A to Z चीजें उसने पढ़ी और धमाल कर दिया है, पूरा पूरा समझ में। जस्ट राइट ऑन चैट सेक्शन। बहुत सिंपल है, इसको एक बार दोबारा देखना। यस, दिस इज सफिशिएंट फॉर बोर्ड एग्जाम, इवन इन फैक्ट इन योर नीट एग्जाम एज वेल। तो पूरा